सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, 2024 का इलेक्शन ना हो गया, एक मजाक हो गया। कोई जमात ऐसी नहीं है आए दिन गुजरते हुए दिनों के साथ, गुजरते हुए घंटों के साथ, जिसको इन इंतखाबात के ऊपर पूरी तरह यकीन हो। यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी जगह धरना लगाए बैठी हुई हैं और चाहे वो कोई भी सूबा हो, वहां से चीखो पुकार की आवाज आ रही है। जो जीते हुए हैं उनको भी शिकायत है, जो हार गए हैं वो भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं। फॉर्म 45 और 47 लेके घूम रहे हैं कैंडिडेट्स। समझ से बिल्कुल बालातर हो गया है कि क्या 2018 का इंतखाबात ज्यादा मुतनाज़ा था, उससे पहले वाले इंतखाबात, या 2024 के इंतखाबात। मौलाना फजल रहमान साहब पिछले दिनों बहुत सरगर्म रहे, बड़ी बड़ी बातें की, बहुत ज्यादा सीरियस इंडिकेशंस की, इदारों के हवाले से भी, पीडीएम की हुकूमत के हवाले से भी, दीगर मामलात। उन्होंने क्या कहा वो तो आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है पहले उससे आगाज कर लेते हैं। नाजरीन, रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं उनकी बाज़गश्त चल रही है और दोपहर से जब से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब मामला सारा ये है कि एक शख्स है, एक करियर ओरिएंटेड ऑफिसर है, वो आके ये कह रहा है कि मेरा ज़मीर जाग गया है और मैंने आरओज़ को ये करने के लिए कहा, मेरे आरओज़ रो रहे थे। 13 हल्के जहां नून जीत रही थी वहां हमने हजारों की तादाद की लीड थी, लेकिन हमने उनको हरवा दिया। अफवाज पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त इलेक्शंस कराए, लेकिन सारे मामलात उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा करते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने एक और इदारे के सरबराह की तरफ भी इशारा कर दिया। बहरहाल मामलात ये है कि अब ये बात नहीं हो रही कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, बल्कि मामला कहीं और ले जाया जा रहा है कि वो पागल हैं, वो खुदकुशी कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, वो वैसा कर रहे थे। चले वो खुदकुशी कर रहे थे या वो पागल थे, तो फिर कमिश्नर की कुर्सी पे इतने अरसे से बरजमान कैसे थे? उनकी कारकर्दगी पे पहले कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया? और आज इस इलेक्शन को उन्होंने भी इतने दिन बाद, 13 दिन बाद, इतना मजीद मुतनाज़ा क्यों बनाया? वो कौन सी कुव्वतें थी जो उनको ये सब कुछ करने के लिए कह रही थी? और क्या वाकई ये मामलात हुए भी या जलती पर तेल का काम कर दिया? अब इन इलेक्शंस को और मजीद कौन मानेगा? बात करेंगे। हमारे साथ 2-3 इंपॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और सबसे यह है कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। ये बात उस वक्त बिल्कुल हमें मजीद समझ में आ गई जब पुराने दो हरीफ, ऐसे हरीफ के जो कभी किसी के साथ बैठना भी आपस में पसंद नहीं करते थे और बात ही नहीं करना चाहते थे, उनकी पिछले दिनों की मुलाकातों ने पूरी सियासत में हलचल मचा दी। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी और तहरीक इंसाफ का आपस में मिलना, असद कैसर साहब के साथ गुफ्तगू होना, दीगर मामलात पर बातचीत तय होना, धांधली के हवाले से एक सरगर्म मुहिम चलाना और उनका साथ देना, ये एक बहुत ही बड़ी और पेचीदा डेवलपमेंट है। इसकी वजह क्या बनी, क्या सबब बना और मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे थे, पहले वो सुन लें। उसके बाद मैं राशिद सोमरो साहब से आपका तारुफ करा दूंगी। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल हैं JUIF सिंध के। उसके साथ साथ शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आगे जाके हम एक आध कॉल भी लेंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे। जरा सुन ले कि मौलाना साहब ने पिछले दिनों 2 दिन में क्या कुछ कहा, जिसकी वजह से अब वजीर आजम की कुर्सी एक सवालिया निशान बन गई है। कोई पार्टी वजीर आजम लाना ही नहीं चाहती। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है मौलाना राशिद सोमरो साहब ने, JUIF के सिंध के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। शौकत यूसुफजई साहब, फॉर्मर मिनिस्टर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जो हमें KP से ज्वाइन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सोमरो साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम और वक्त निकालने का। राशिद सोमरो साहब, सवाल इतने हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आज का पहला सवाल कहां से शुरू करूं और कौन सा सवाल पूछूं। अच्छा, ये सारे जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया राशिद सोमरो साहब। तो ख्याल ये है कि जी जी सवालात में सारे समझ गया हूँ और बाकी मेहमानों को अगर आज इजाजत दे दें, उनसे माजरत कर लें और सारे सवालों के मैं आपको 1 घंटे में जवाब दे सकूं, शायद वो भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह आपके लिए मुमकिन होगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो अब मौलाना साहब पे इल्जाम लगा रही हैं, यानी कि PMLN और पीपल्स पार्टी से तो आपके इतने अच्छे और दरीना ताल्लुकात थे, अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब PTI से अचानक ये कुर्बत के
मतलब ये कैसे मुमकिन हो पाया? और जो मौलाना साहब अब कह रहे हैं, तो जो पहले कहते थे वो गलत था, जो अब कह रहे हैं कि वो सही है, क्या 2024 की शिकस्त की वजह से ही मुमकिन हो पाया कि उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं की? जी जैस्मीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आजकल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मौलाना साहब के खिलाफ हो रही है, ये सारी फरमाइशी हैं, करवाई जा रही हैं, उन लोगों से करवाई जा रही हैं जिनको लाडला बनाया गया है, क्योंकि 2018 में एक लाडला था, अब 4 लाडले हैं, तो चारों लाडलों से कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और फरमाइशी ये सारी बातें हो रही हैं। बात यह है, हमारा तो इस मामले पे न पीटीआई से कोई इख्तिलाफ है, न मुस्लिम लीग नून से कोई इख्तिलाफ है, न पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत है, न एमक्यूएम से कोई शिकायत है। इस मामले पे तो हमारी बराह रास्त शिकायत इलेक्शन कमिश्नर से है, बराह रास्त शिकायत एस्टेब्लिशमेंट से है, बराह रास्त शिकायत सुप्रीम कोर्ट से है। जब हमारी शिकायत उनसे है तो वो हमें जवाब दें, मौलाना साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो मौलाना साहब को बुलाएं, मौलाना साहब को सुने, मौलाना साहब के साथियों को बुलाएं, हमें बुलाएं। 1 हफ्ते से हम सरापा एहतजाज हैं, हाईवेज मोटरवेज बंद हैं, बजाय इसके कि कोई हमें बुलाए, हमें सुने, हमसे हमारे एतराजात पर दलाइल मांगे, हम दलाइल न दें तो फिर उसको लाके खड़ा किया जाए और फिर लाडलू को लाकर उनसे मौलाना साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के वो समझते हैं कि मौलाना साहब दब जाएंगे या पीछे हटेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। 72 साल उसकी उम्र हो गई है, 27 साल की उम्र से वो पार्लियामेंट में आया है, 50 साल मौलाना साहब को पार्लियामेंट में और मुल्क की सियासत में हुए हैं। बात यह है कि हम किसी के घर पे नहीं गए, पीटीआई वाले हमारे घर तशरीफ लाए, मोस्ट वेलकम, अब दोबारा भी आएंगे, मोस्ट वेलकम। हमारा पीटीआई से कोई जाती जंग, कोई जाती अदावत नहीं, हमारा इख्तिलाफ जैस्मीन इमरान अहमद खान नियाजी साहब के नजरिए से है, उनकी जात से नहीं है। अच्छा हुआ कि पीटीआई वाले अब आए, देर आयत दुरुस्त आयत। उस वक्त आना चाहिए था जब मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके नजरिए के हवाले से एक बात कर रहे थे, उस वक्त वो आके बता देते कि मौलाना साहब इमरान साहब के नजरिए के हवाले से आपके खदशात ठीक नहीं है। अब अगर वो आके बताते हैं कि खान साहब का वो नजरिया नहीं, या खान साहब पुराने नजरिए से हट चुके हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर खान साहब उसी ज़ेन पे खड़े हैं, उसी नजरिए पे खड़े हैं जिस पर हमें इश्कालात हैं, तो फिर जेयूआई और पीटीआई का साथ चलना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल कमिश्नर कराची पिंडी तो अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट आज ये ऐलान कर दे कि हम आरओज और डीआरओज को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी जान माल इज्जत और आबरू को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐलान कर दे सुप्रीम कोर्ट, अगर कल तक 100 से ज़ायद आरओज और डीआरओज इसी कमिश्नर पिंडी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, सबूत न ले आए, तो आप मुझे मुजरिम बनाएं और कटड़े में लाके खड़ा कर दें। तो ये बातें सिर्फ हवा में हम नहीं कर रहे, ये बातें फजूल नहीं कर रहे, इसके हमारे पास दलाइल हैं, हमारे पास आप ये बात है। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं, आपके पास जो सबूत है, आपके पास जो मौक़िफ़ है वो ये है कि 2024 का जो इंतखाबात हैं उसमें शदीद धांधली हुई, और आपका ये भी एक मौक़िफ़ मेरे सामने आया कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी एक सीट जितवाई गई जो उनकी सीट नहीं थी, यानी कि इंडिपेंडेंट्स जीत रहे थे, वोट फिर तहरीक इंसाफ का था और आपको भी हरवाया गया। हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात नहीं की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेकर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब तक सबके लिए मैच फिक्स था कि कहाँ किसको हराना है, कहाँ किसको जिताना है। पीपल्स पार्टी अगर दावे कर रही है कि उन्होंने सिंध में अवाम ने खिदमत के मुकाबले में उनको वोट दिया है, तो मैं चैलेंज करता हूँ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ। मैं खड़ा था लाड़काना में, मेरा भाई खड़ा था कंबर शदाद कोर्ट में, मैं खड़ा था शिकारपुर में। सिर्फ इन 3 हलकों को जहां मैंने और मेरे भाई ने इलेक्शन लड़ा है, अंगूठे खुलवाएं, अंगूठे चेक करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी साहब मैं आपकी तरफ बिलावल भुट्टो साहब भी जाली मैंडेट से जीते हैं। अच्छा, बिलावल कर रहा हूँ, और इलेक्शन कमीशन में अगर हिम्मत है तो मुझे बुलाए, मैं अगर सबूत न दे सकूं मुझे गोली मार दे। अच्छा, ये बहुत बड़ा दावा है सोमरो साहब, जाहिर है आपके लिए बहुत इज्जत है। हमारा मेरे दूसरे गेस्ट वेट कर रहे हैं, मैं एक कॉल लेना चाहती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चीफ विप भी हैं और PMLN के सीनियर तरीन सियासतदानों में से। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, हर रोज एक नया तहलका हो जाता है,
अब मौलाना फजल रहमान साहब की बातों का तो जवाब अभी आपसे लेना ही था कि ये रावलपिंडी के कमिश्नर की बात आ गई। अब सोमरो साहब ये कह रहे हैं कि हर जगह मैच फिक्स था, अगर सबूत में ना पेश कर सकूं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इतनी बड़ी धांधली हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी मैच फिक्स था, PMLN का भी मैच फिक्स था, किसने कहां जीतना था, सब कुछ फिक्स था। सर 2024 के इंतखाबात इतने मुतनाज़ा हो चुके हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पार्टी से क्या सवाल करूं, मतलब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे। देखिए 2018 में भी मैच जो है वो फिक्स था, 2018 में भी जो है वो हमारे साथ यही कुछ हुआ था। उस वक्त हमने भी इलेक्शन से अगले दिन इलेक्शन कमीशन आके एहतजाज किया था। उस वक्त सभी ये कह रहे थे और ख़ास तौर पे PTI के लोग ये कह रहे थे कि जी देखें इलेक्शन हो गया है, अब अगर आपको कोई शिकायत है तो आप पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं, वो कमेटी जो है वो तहकीकात करेगी और जो आइन और कानून में तरीक़ाकार दर्ज है उसको अपनाया जाए। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में कमेटी बनाई और हमें हौसला दिया कि जी बस अब आपको 2 महीने के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद 3.25 साल जो है वो फिर वो कमेटी चलती रही है। मामला ये है कि ये कौन सा इलेक्शन हुआ है कि जिसके बाद ये इल्जामात नहीं लगे? क्या 2013 में RTS बैठने के इल्जामात नहीं लगे थे? क्या उस वक्त जो है वो एहतजाज और धरने नहीं हुए थे? उन धरनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी नहीं हुई थी? उस इंक्वायरी के नतीजे में फिर ये बात सामने नहीं आई थी कि ये सारा झूठ है, ये 35 भी जो है ये सियासी बयान है और ये छोटी मोटी रेगुलरिटीज हुई हैं और ये जो दावे और बातें की जा रही हैं ये गलत। मामला ये है कि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं उनके इल्जामात दुरुस्त हैं या वो गलत हैं। ठीक। मामला ये है कि मुल्क के कानून और आइन में एक तरीकाकार दर्ज है, उस तरीकाकार के मुताबिक ना तहलके बनाने से ये बात बनेगी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनेगी, ना ये सड़क पे बनेगी। उसका तरीकाकार जो आइन कानून में दर्ज है उसके मुताबिक जो है वो ठीक है। जो जहाँ पे जो ज्यादती हुई है जिसने की है उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए और रिजल्ट जो है उसको भी जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। राणा साहब कहीं री इलेक्शन होना है वहाँ पे री इलेक्शन हो जाए। ठीक। राणा साहब एक बात बता दीजिएगा, जो मौलाना फजल रहमान साहब अब बयान दे रहे हैं PDM की हुकूमत से के हवाले से कि वो नहीं चाहते थे और फिर उसके बाद मैंने आपका बयान सुना कि ये आए और इन्होंने आपको कन्विंस किया, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उस वक्त के बुला के कहा था कि ये करना है मामला और आप लोग इसमें सब साथ थे। देखिए जी, उस वक्त के आर्मी चीफ ने अगर कहीं खिलवत में मौलाना साहब से ये बात की हो तो मैं कह नहीं सकता। हमारे सामने जो बात हुई है वो तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था कि वजीर आजम का ये कहना है कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें जी तो वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर देगा। ठीक। उसके ऊपर PDM की तमाम जमातों के सरबराहों की मीटिंग हुई। मैं हल्फन ये बयान करता हूं कि उसमें मौलाना ने कहा कि इसको किसी सूरत माफ नहीं किया जाना चाहिए, ये यहूदी लॉबी का पाकिस्तान में एजेंट है, इस एजेंट ने मुल्क को तबाह करना है, इसके खिलाफ हम अदम एतमाद वापस नहीं देंगे, हम इसको अदम एतमाद से निकालेंगे। उसके बाद अगर इलेक्शन कराने हुए तो फिर हम करवाएंगे, इसका हम इलेक्शन दिया हुआ इलेक्शन हम नहीं करेंगे। और उसके ऊपर फिर फैसला हुआ और आर्मी चीफ को जवाब दिया गया कि जी नहीं, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। जो हमारे सामने बात हुई है हम तो उसको बयान करने और उसके ऊपर जो है वो मौलाना को याद दहानी कराने को तैयार है। ठीक। बाकी आगे जो उनकी सवाबदीद है वो जो कहना चाहे कह सकते हैं। ठीक। राणा साहब मैं खाली आपसे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन करना। जी जी मैं इस पे जरा रिप्लाई करना चाहता हूँ। जी जरूर ऐड करते सोमरो साहब। मैं एक छोटा सा खाली सवाल करूं राणा साहब, मुझे ये भी इत्तलात आ रही है कि PMLN भी अब हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी वफाक में हुकूमत नहीं बनाना चाहते। देखिए हम हुकूमत बिल्कुल बनाने को तैयार हैं
ठीक, लेकिन मुल्क को बहरान से, इस दलदल से निकालने के लिए अगर कोई हमें हुकूमत बनाना हमारी कमजोरी समझे और हमें तरह तरह की शराइत में जकड़े, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। और ऐसी कोई शर्त जो बिला जवाज हो, जो गैर मंतकी हो, हम उसको मानने को तैयार नहीं। तो ये शराइत पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रही है या किसी और इदारे की तरफ से? ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ। तो अगर वो, तो आप उनका प्रेशर नहीं लेंगे और प्रेशर उनके साथ फिर हुकूमत नहीं बन सकती? नहीं, देखें, ये किसी के साथ भी नहीं बन सकती। हम इसलिए तैयार हैं जी कि हम कोई इस किस्म की शर्त पेश नहीं करते, वो बना ले। कोई और बनाने चाहते हैं वो बना ले। तो सर, हम तो चाहते हैं कि मुल्क इस बहरान दलदल से निकले। हमें कोई हुकूमत में, कोई हुकूमत बराए हुकूमत हमें नहीं चाहिए। तो राना साहब, एज ऑफ नाउ आपका ये बयान है इस वक्त तकरीबन 8:24 पे आज के दिन में कि PMLN ये कह रही है कि इन शराइत पे प्रेशर के तहत हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। जी नहीं, जो शराइत हैं, देखिए, मुल्क, अगर मुल्क की खातिर कोई काम करना है तो उसमें शराइत किस बात की? ना हमारी कोई शर्त है, ना किसी और की होनी चाहिए शर्त। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया, उन्होंने कहा शराइत पर जो कि वो कह रहे पार्टी की तरफ से हम कोई हुकूमत नहीं बनाएंगे। शौकत यूसुफजई साहब, सोमरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी वापस, इसका मौक़िफ़ आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। शौकत यूसुफजई साहब, मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और ये सब भी मामलात हुए, क्या आपको बानी तहरीके इंसाफ की तरफ से कंप्लीटली गो अहेड है कि आप जाकर JUF के साथ हर तरह के मुज़ाकरे और अब सारी पुरानी बातें खत्म, तमाम तलखियां खत्म, वो नारे खत्म जो आपने मौलाना साहब के हवाले से लगाए थे और कहा था दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनसे नहीं मिल सकते, तो अब इनसे मिल सकते हैं, तो मुमकिन ये है कि आगे जाके पीपल्स पार्टी और PMLN से भी मिल सके? देखिए, इस वक्त मुल्क जिन बहरानों का शिकार है ना, तो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी बातें होनी चाहिए ताकि मुल्क मजीद बहरानों का शिकार ना हो। ठीक, जहाँ अच्छाई आती है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। ये देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस है, बदकिस्मती से पॉलिटिकल प्रोसेस डिरेल होता जा रहा है। जिन लोगों को लाने की कोशिश की गई, अब वो नहीं ला सके, वो अवाम ने उसको नाकाम बना दिया, तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कैसे बनाए। और जो चेहरा सामने आया था, ये भी तो एक किस्म का फ्रॉड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम कि जी नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ, और अब जब वो इलेक्शन हो गया तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ। तो ये जो चीजें, ये देखें, ये बहुत बड़ी वो है। दूसरी बात ये कि कमिश्नर जैसे बंदे ने आके, कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है वो, उसकी एफिलिएशन उसके खानदान के किसी के साथ होगी। मेरे तो इल्म में ये आए कि PMLN के साथ उनका सारा एफिलिएशन उनके साथ है, लेकिन एक बंदे ने बात की है, उसकी तहकीकात के बजाय हम और आके उसकी वजारतें कौन दे रहा है? PMLN वाले वजारतें दे रहे हैं। वही वो आप क्यों वजारत कर रहे हैं? उसने इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसने इल्जाम लगाया चीफ जस्टिस के ऊपर। तो ये इदारे हैं और इदारों पे इल्जाम लगाया। वो बंदा भी कोई छोटा बंदा नहीं है, कमिश्नर है, कोई पता नहीं पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका हेड है वो इल्जाम लगा रहा है उसको सरसरी ऐसे क्या जी ये तो पागल है, ये तो ये है, ये कोई मामूली इल्जाम है। जब वो इल्जाम लगा रहा है तो इस मुल्क कितने बड़े बहरान का शिकार हुआ है। आपको पता है जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो इलेक्शन करवाए इसलिए जा रहे थे कि मुल्क क्राइसिस से निकले और लोगों की उम्मीदें जो है वो जाग जाएं। अब लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि पूरा जो है ना सिस्टम जो है वो दोबारा जो है ना वो उस तरफ जा रहा है। हर जगह धरने हो रहे हैं, हर जगह एहतजाज हो रहा है। आप पहले से मईशत डूबी हुई है हमारी, पहले से कर्जों में जकड़े हुए हैं। आपने बात की मौलाना साहब की, देखिए एक चीज कल भी आपने देखा होगा, हम आफ्ताब शेरपाव साहब के पास भी गए जी, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी गए और ये खान साहब का क्लियर कट मौकफ है कि उन तमाम जमातों से राब्ते किए जाएं जिन्होंने मैंडेट नहीं चुराया। ठीक, तो ये देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम मौलाना साहब के पास भी गए, तमाम उन जमातों के साथ गए। हाँ, 3 जमातों के साथ हमारा बिल्कुल क्लियर कट हुआ है कि जी इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM हम समझते हैं कि ये बेनिफिशरी, ये जो प्रोसेस हुआ है जितने भी धांधली का या जो भी उसको कहें आप, इसके बेनिफिशरी जो है वो PMLN है और साथ ही जो दूसरी जमातें हैं जिनको पूरा मौका दिया गया, लेकिन मौके से फिर भी वो फायदा नहीं उठा सके, इसलिए कि अवाम निकली और उन्होंने PTI के उम्मीदवारों को
वो क्या देखें, ये मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ कि बाकायदा टारगेट हुए किस किस को जितवाना है। अमीर मुकाम हार रहा था 30,000 वोटों से, वो कैसे जीता? ये तहकीकात होनी चाहिए ना। तहकीकात ये हमारे केसों में देखो, इतने सिंपल सी बात है, कुछ हल्के जो अगर सारे नहीं होते हैं तो कुछ हल्कों के कुछ स्टेशन जिसमें फॉर्म 45 फॉर्म 46 रिकॉन्सिलेशन करते नहीं कर रहे हैं। आरओ पार्टी बने हुए हैं बाकायदा, हमारे केस में तो पार्टी बने हुए थे। और इसके बावजूद अगर हम इतना बड़ा रिजल्ट दे चुके हैं कि बल्ला भी छीना गया, सब कुछ छीना गया, तो ये हक तो बनता है कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि तहकीकात करे, क्यों नहीं करा रहा है? क्यों इतने बड़े लोगों को सड़कों पे निकाल रहा है? जेयूआई सड़कों पे, जमात इस्लामी सड़कों पे, पीटीआई सड़कों पे है, जीडीए सड़कों पर है। ऐसे तो नहीं है कोई एक दो पार्टियां तो नहीं है, तो पूरे कौम ठीक है। जीडीए जो है इतने बड़े बहुत बड़ा सिंध में कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं हसन मुर्तजा साहब आपसे यही मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। एक तो जाहिर से राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है, उस पर वो ये कह रहे हैं कि ये शराइत पीपल्स पार्टी हम पे रख रही है, तो हुकूमत कैसे बनेगी? मतलब है कि ये मतलब है आगे हर तरफ एक डेडलॉक नजर आ रहा है, तो कहीं किसी तरफ से कोई खुशाइन बात नजर नहीं आ रही, तो किस तरह ये मामला तय होंगे? बहुत शुक्रिया जैस्मीन। गुजारिश ये है कि दो चीज़ें, एक शौकत साहब ने बोली हैं और राना सनाउल्लाह साहब और सोमरो साहब। पहले तो जो राना साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी शराइत रख रही है, हमने तो गैर मशरूत तौर पे उन्हें कहा है कि हम आपको वोट भी देंगे और आपकी हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा जो पिछले 16 माह का तजर्बा है वो कुछ ठीक नहीं था। तो हम नहीं चाहते भी कोई पार्टी भी ब्लैकमेल हो, इंडिपेंडेंटली अपना वो काम करे और मुल्क को इन मुआशी बहरानों से और बाकी जो हमारी गवर्नेंस के इशू हैं या दीगर जितने भी हैं वो अपना आराम से मुतमिन होकर काम करें। जहाँ तक शराइत का ताल्लुक है तो वो सिर्फ हमने कहा था कि हम जो आईनी ओहदे हैं उनके लिए हम कॉन्टेस्ट करेंगे, उसमें अगर उनका दिल करे तो वोट करें, दिल करे तो ना करें। वो कौन सा खैरात में मिलने हैं? अगर सेनेट का हम लड़ेंगे तो वो हमने लड़ के लेना है, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो हमने लड़ के लेना है, अगर स्पीकर का है तो हमने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके लेना है। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने शराइत रखनी है कि आप ये हमें दो और वो आप लो? कोई ऐसी शराइत नहीं है। अब जब उन्होंने देखा है कि हालात जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं तो वो हुकूमत से भाग रहे हैं। उसमें क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को हटा के वो हमारी शराइत की वजह से किया है। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं है जिस तरह कह रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं तो आप जो हकायक होंगे वो कौम के सामने होंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी शौकत साहब ने जिस तरह कहा कि बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM को वो कह रहे हैं, तो हम बेनिफिशरी नहीं है। आप पंजाब पूरे में नज़र दौड़ा ले, हमारी जितनी सीटें 2013 में थी, 2018 में थी, इस दफ़ा हमारी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन उन बढ़ने की तादाद जो है वो आप देख लें और किस जगह पे हुई है, बेशक वो हल्के खुला कर देख लें। अगर हम बेनिफिशरी होते तो हमारे कमर जमान कायरा वो जीत जाते, नदीम अफजल चंद जीत जाते, चौधरी मंजूर जीत जाते। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं 37,000 लेके MPA बना था, इस दफ़ा मेरे 43,181 वोट है और मैं हारा हूँ। मैंने अपने पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर पकड़े हैं, हम लेकर गए हैं प्रिजाइडिंग के पास कि ये बैलेट पेपर बाहर कैसे गए, पूरी 3 बुक्स पकड़ के दी हैं, उन्होंने उल्टा FIR हमारे पे करवा दी। हम तो खुद विक्टिम हैं, हम कब कह रहे हैं, हम कतन बेनिफिशरी नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धांधली ज़दा इलेक्शंस पे यकीन ही नहीं रखती। जहाँ तक ताल्लुक सोमरो साहब के इल्ज़ामात का है तो हम मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। पीपल्स पार्टी ने आज तक ना कभी उनकी तस्दीक की है, ना उनको कभी किसी गलत नाम से पुकारा है। हमारे लिए वो बड़े मोहतरम हैं, हमारे साथ वो इकट्ठे काम भी करते रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। और मेरा ख्याल है जितना कंफर्टेबल मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ थे शायद किसी के साथ भी ना हो। हमें PDM से निकाल दिया गया, हमने तो फिर भी मौलाना साहब से गिला नहीं किया। और आज बेशक मुल्क को चैलेंजेस हैं, हमें इन चीज़ों को
मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफ नहीं है उनका इमरान खान साहब के साथ, उनका ज़ाती इख्तलाफ है। नज़रियाती कोई एक चीज़ बता दें, जो कल नज़रिया इमरान खान साहब का और था, आज नज़रिया और है। जिस नाम से वो पुकारा करते थे उनको सरेआम जलसे के अंदर, सारी कौम को पता है, आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देखें, आपको वीडियोस मिलेंगी जी। जो पार्लियामान के अंदर मौलाना साहब की मौजूदगी ना होने पे उन्होंने इज़हार ख्याल किया था, वो भी ऑन रिकॉर्ड, किस नाम से किया था वो आपके सामने है। हम कतन किसी की तज़हीक नहीं चाहते, और सिंध जो है वहाँ के लोग आज भी पीपल्स पार्टी के साथ प्यार करते हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। वहाँ आप 2013 का रिजल्ट निकालें, 2008 का निकालें, 2018 का निकालें, आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वहाँ GDA के पल्ले था क्या, वो किस बयानिए की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे थे। आपको पता होगा उनके पास कोई बात ही नहीं है, और वहाँ पे मुरीदैन को इकट्ठा करके पीर पगाड़ा साहब की सरबराही में एहतजाज कर लेना, वो उनका हक है, वो करें एहतजाज। उसमें कितने लोग पॉलिटिकल वर्कर्स थे या सिविल सोसाइटी थी, कितने लोग उस एहतजाज में थे। ठीक, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, लोग लाए जाते हैं। हाँ, PTI का जेन्युइन एक इशू है कि पंजाब के अंदर रिगिंग हुई है, बेतहाशा रिगिंग हुई है, और उसके खिलाफ जो है उनका बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे जो भी हो इंक्वायरी फ़ौरन करवानी चाहिए, और फिर इलेक्शन कमीशन को तो इस पे जब उनका नाम आ गया, जब चीफ जस्टिस साहब का नाम आ गया, तो उनको तो फौरन चाहिए कि इस पे इंक्वायरी रखते, इंक्वायरी करवाते। बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं हसन मुर्तज़ा साहब, वो फायदा। बिल्कुल ठीक, एक छोड़ लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ ही मौजूद है, जाहिर सी बात है, हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। अब राशिद सोमरो साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल हैं, मौक़िफ़ आपने सबके सुन लिए होंगे। जैस्मीन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी हसन मुर्तज़ा साहब, आप जल्दी से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त है। जी जी जल्दी से कर दें। जैस्मीन, मैं बात मुकम्मल नहीं कर पाया था। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ पे मौलाना साहब इलेक्शन लूज़ किए हैं, जहाँ पे इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मौलाना साहब के साथ ज़्यादती हुई है, वहाँ बेनिफिशरी कौन है, कौन लोग हैं जो वो सीटें जीते हैं, ज़रा उसकी भी वजाहत कर दें। महज इल्ज़ामात की हद तक ये नहीं होना चाहिए, सबूत के साथ बात होनी चाहिए, और जो इल्ज़ाम लगाता है सबूत भी वही फराम करता है। बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। मैं गुफ्तगू आपकी तरफ वापस लाऊंगी। मौलाना राशिद सोमरो साहब, अब राना सनाउल्लाह साहब ने तो पूरी गुफ्तगू, ये पहले भी उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया था, उन्होंने कहा आप ये कह रहे हैं कि आप हल्फन ये बयान देते हैं, वो ये कह रहे हैं वो भी हल्फन ये बयान देते हैं, लेकिन इससे एक बात बड़े वाज़े तौर पर यह तय हो गई कि फिर तहरीके इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ था कि जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरी घोंपी, ये फिर गलत हो गया है, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं इंतखाबात करा लेता हूं, आप लोग ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, लेकिन आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लेने का, आपने इस चीज को कन्विंस किया दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। जैस्मीन, सबसे पहली चीज ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू में दो चीजें तो साबित हो गई। एक ये कि उन्होंने फरमाया कि 2018 में मैच फिक्स था, जब 2018 में था तो अब क्यों नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद फरमाया कि मौलाना साहब से आर्मी चीफ ने खिलवत में क्या बात की क्या नहीं की मुझे पता नहीं, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेने के लिए आर्मी चीफ ने हम सबके सामने बातें की थी। इस बात का तो उन्होंने एतराफ कर लिया, चलो एक बात का नहीं दूसरी का तो एतराफ कर लिया। अब आते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के उस बयानिए पे जो बयानिया आप चलाती रही 25 जुलाई 2018 के दिन से। वो बयानिया क्या था? क्या हमारा बयानिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था? क्या हमारा बयानिया असेंबली में जाने का था? क्या हमारा बयानिया वजीर आजम के हलफ लेने का था? मौलाना फजलुर रहमान साहब थे जिसने कहा असेंबली में मत जाओ, मौलाना साहब थे जिसने कहा कि वजीर आजम के इलेक्शन में हिस्सा मत लो। फिर जब नो कॉन्फिडेंस हो गई, हुकूमत बन गई, उसी दिन रात को मौलाना साहब के घर की तकरीर रिकॉर्ड पे मौजूद है। अभी मैं आपको क्लिप भेजता हूँ, चलाएं, राना साहब को भी सुनाएं, कौम को भी सुनाएं, जिसमें मौलाना साहब ने कहा कि अगर आपने हुकूमत बना ली है
तो फिर ये करें कि जो जरूरी तरामीम आइन में वो करके फौरी तौर पर असेंबली को तहलील करें और नए इंतखाबात की तरफ जाएं। मौलाना साहब की इलेक्शन नो कॉन्फिडेंस वाले दिन रात को शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के रात को वो पैगाम, वो वीडियो तकरीर पूरी कौम ने सुनी, आज भी मौजूद है, आप सुना सकती हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि जी आरटीए सिस्टम बैठाने का इल्जाम किसने लगाया? राना सनाउल्लाह साहब ने लगाया, हमारे साथ मिलकर लगाया। फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने हमने दफ्तर के सामने धरना दिया था। राना साहब उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब उस धरने में नहीं आए, उस वक्त में नवाज शरीफ साहब उस धरने में तशरीफ नहीं लाए, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस धरने में तशरीफ नहीं लाए। मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में वो धरना हुआ और नून लीग की तरफ से टोकन शिरकत थी, बाकी कारकुनान तो JUI के थे। और फिर बात जो यहाँ पर हो रही है, मैं सिर्फ अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो काम 2018 में इमरान खान साहब से करवाया गया, आज वही काम हमारे दोस्तों से करवाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? चले सोमरो साहब इस वजह पे आ जाते हैं कि वजह क्या है? जी मुझे एक सेकंड जरूर करें, जरूर प्लीज पूरा करने मुझे पूरा करें। वही काम आज हम तो जो 2018 के मौक़िफ़ पे थे, आज भी उसी मौक़िफ़ पे हैं। हमारे सियासी दोस्त फिक्र करें कि वो डिक्टेशन पे सियासत करेंगे या मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को संजीदगी से लेंगे। अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं पंजाब में 43,000 वोट लेकर बिहार आऊं। मैं उनको कहता हूं कि आप सिंध में होते तो कभी भी ना हारते, आप 80,000 और 1 लाख और 1,30,000 की लीड से जीतते। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के लिए मैच पंजाब में फिक्स नहीं था, सिंध में फिक्स था, इसलिए आपके दोस्त यहाँ जितवाए गए हैं। आप भी सिंध से अगर लड़ते तो कब के जीत चुके होते। जहां तक बात की है गाली की, भाई हमने तो कभी जिंदगी में इमरान खान साहब को गाली नहीं दी है, गालियां इमरान साहब देते रहे। अब भी उन्होंने वफद भेजा है तो इमरान साहब से पूछ लें कि खान साहब का पहले वाला मौक़िफ़ मौलाना साहब के बारे में दुरुस्त था या अब वाला मौक़िफ़ दुरुस्त है। हमने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कल किया था खान साहब पर, आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा सोमरो साहब, मेरा एक सवाल का जवाब दे दें, मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त आपको क्यों लग रहा है कि पहले बानी तहरीके इंसाफ को इस्तेमाल किया गया, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं वो इतनी कंट्रोल्ड है पॉलिटिकल पार्टीज के वो अपना बयान खुद भी नहीं दे सकती, मतलब कोई उनको डिक्टेट कराता रहता है हर वक्त बयान देने के लिए, और इस वक्त मौलाना साहब टारगेट क्यों है? क्या वजह हो सकती है इसकी? मौलाना साहब का कसूर यह है कि मौलाना साहब फलस्तीन के साथ खड़े हो गए। मौलाना साहब का कसूर यह है कि मौलाना साहब ने जब देखा कि अमरीकी वजीर खारजा तल अबीब पहुंच के कहता है कि मैं यहूदी की हैसियत में पहुंचा हूं, और मौलाना साहब हमास के रहनुमाओं के साथ जाकर बैठ गए। मौलाना साहब का कसूर ये है कि मौलाना साहब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बहुत शदीद कशीदगी थी, अपना इलेक्शन कैंपेन छोड़कर काबिल चले गए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अमन के बीच पुल का किरदार अदा किया जो आलमी कुव्वतों को कबूल नहीं। 2002 में यही इमरान अहमद खान नियाजी साहब थे जिन्होंने मौलाना साहब को वजीर आजम का वोट दिया था। जब आलमी कुव्वतों ने देखा कि एक मौलवी पाकिस्तान में एक वोट से वजीर आजम का इलेक्शन से रह जाता है, तवातुर के साथ 2008, 2013, 2018 और 2024 में JUI के हुजूम को कम किया जा रहा है, क्योंकि आलमी ताकतें मजहब को, मजहबी नुमाइंदों को, दाढ़ी और पगड़ी को, तो फिर उन्होंने सर, अच्छा ठीक है, फिर ये आलमी ताकतें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे क्यों नहीं तनकीद करे कि वो हर रोज ट्वीट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हर रोज उनके लिए ट्वीट करते हैं, PMLN वाले हर रोज, मतलब एक जायज सवाल है ना, पाकिस्तान के अंदर मतलब है उन वो लोग भी करते हैं, हालांकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो मतलब है जी तभी अमेरिकी सफीर फरियाल तालपुर साहिबा के घर पे जाकर खाना भी खाती हैं, तभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनको वेलकम भी करते हैं, और वजीर खारजा के हैसियत में जब वो वहाँ जाते हैं तो अमेरिकी सेनेटर्स के इशाइयों में भी शिरकत करते हैं। जैस्मीन, आप भी जो है इतनी मासूम न बने, मैं नहीं बन रही, सवाल में बन रही है। नहीं मैं ठीक है, मैंने तो मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ सुना ना कि मुझे काबिल जाने की सजा दी गई, ये कहा उन्होंने। जी हसन मुर्तजा साहब, लेकिन एक बात मेरे अभी भाई ने कहा GDA के पल्ले, मेरी गुजारिश सुने जैस्मीन, मैंने आधा घंटा सबको सुना है, ठीक है अभी मेरे भाई ने कहा कि GDA के पल्ले क्या है, और जो कल वो शो था वो मुरीदीन का शो था, क्या वो मुरीदीन पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ नहीं है? क्या उन मुरीदीन का वोट दाखिल नहीं है? बिलावल साहब नौशर फिरोज में जलसा करते हैं, मेहर दादू में जलसा करते हैं,
5000 लोग नहीं होते, लाड़काना स्टेडियम में जलसा करते हैं, 3000 कुर्सियों पे करते हैं और इलेक्शन 1,30,000 पे जीत। सर एक मिनट दीजिए, फलसफा है। ठीक है, ये फलसफा नहीं होना चाहिए। अब जिसके जो भी पाकिस्तानी है वो किसी भी तबके से ताल्लुक। मैं एक सेकंड हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी सर, एक सेकंड। शौकत यूसुफ ज़ई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, खामोश। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने जो मौलाना साहब के हवाले से कहा, आपने हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मुझे नहीं पता मामला ठीक हो गए, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरकज के अंदर क्या होगा। मतलब है आप क्या मौलाना साहब के साथ मिलके मुल्कगीर एहतजाज करने का प्लान बना रहे हैं? क्या प्लान बना रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि इसको इतने ज्यादा इस वक्त इश्यूज कुछ और हैं। ये इश्यूज नहीं है ना, कोई हम इलेक्शन में जा रहे हैं कि हम कोई इत्तेहाद करके जा रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब की अपनी पार्टी, अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, वो तो एक अलग चीज़ है। एक चीज़ पे तो हम सारे मुत्तफ़िक हैं ना कि इस वक्त धांधली हुई है, सारे कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। ठीक। तो ये देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रहे। वो कैसे रहेगी? ये हर दफा सिर्फ जलसा जुलूस करके फिर हम खामोश बैठ जाएं और हुकूमतें 3 साल 4 साल चलें, यानी एक ही दफा इस मसले का हल निकालना है हमने। तो मेरे ख्याल से ये मौका है कि हम सारे मिलके इसका हल निकालें कि ये जमहूरियत आगे चले, वरना इस तरह ब्रेक लगते रहेंगे, जमहूरियत अपनी जगह पे रहेगी, मईशत तबाही की तरफ जाएगी। उन्होंने ये जो सोमरू साहब ने बात की, फलस्तीन की बात तो हमने भी की। इमरान खान ने तो आपको पता है यूएनओ में जाके क्या कहा, इस्लाम की बात ही की ना, इस्लामोफोबिया को सबसे पहले उन्होंने वो कहा ना कि भाई हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इस्लाम के खिलाफ। तो बात तो ये है कि फोरम पे तो हर पार्टी कह सकती है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी पार्टी जाके पाकिस्तान की पॉलिसी से इख्तिलाफ करे। वो ठीक है आपकी। यूसुफ ज़ई साहब, एक बात बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑब्वियसली ये एक मखमसा ही रहेगा, फिर एक अजीब सी बात बनी रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पूरी कैंपेन 9 मई से पहले की मैं बात कर रही हूँ, उस वाक़े को चले छोड़ दें, अब उसकी जो इंक्वायरी होगी सो होगी। आपकी पूरी कैंपेन में जब वज़ीर आज़म के खिलाफ ये अदम एतमाद का वोट आ गया, उन्होंने अमेरिका को इल्ज़ाम दिलाया और उन्होंने सरासर सारा इल्ज़ाम एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी से जनरल बाजवा पे डाला। ठीक है, उन्होंने कहा और हर इंटरव्यू में कहा, मेरे इंटरव्यू में भी कहा और सारी दुनिया में ये फुटेज भी पड़ी है, क्लिप्स भी पड़े। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तो मामलात कुछ और सामने आ रहे हैं कि उस वक्त जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इंतखाबात कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मौलाना साहब नहीं मान रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये इनके घरों पे भी जिसने झंडे लगाए वो भी यहूदी होंगे, अल्लाह माफ करे, तो इसको तो हर हालत में इसके खिलाफ लाना है अदम एतमाद। देखें यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि मौलाना साहब जब उधर बैठे थे तो ये खामोश थे। ये इनको चाहिए था कि उस वक्त ये बता देते ना कि ये हम मुखालिफत नहीं कर रहे थे, मौलाना साहब कर रहे थे, या कोई आर्मी चीफ नहीं कर रहा था, मौलाना साहब कर रहे थे। और अस्करी कुव्वतों की तरफ से भी आ जाना चाहिए था कि ये असल मामला ये। तो ये क्यों कंफ्यूजन में रखा गया? देखिए, इस वक्त ये बात क्यों उठाई जा रही है? इस वक्त देखें, इस वक्त तो देखें, पहले तो कहा गया साइफर नहीं है, ये ड्रामा है, फिर उसी साइफर पे सजा भी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये पाकिस्तान हम सब का है ना। बेशक मैं कहूँगा कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, मैं इस्लाम में सबसे आगे हूँ। मसला ये है कि क्या इससे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा? इस वक्त जो बंदा सारे दिन दिहाड़ी कर लेता है, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती है, कहते हैं ये बार बार क्यों किया जाता है, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम पे गुजर रही है। बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, वो कितने परेशान है इस सूरत हाल से। 2 वक्त की रोटी पैदा करना मुश्किल होती है और बड़े सफेद पोश लोग जो है वो बेचारे ख्वार होते जा रहे हैं। ये इनकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो जाए तो शायद मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो बंद गली की तरफ हम जा रहे हैं और अभी तक माशाल्लाह भी लग चुका हूँ। अगर ये इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कोई पैसा होता या कोई मईशत बेहतर होती, सारे लोग भाग रहे हैं। अब देखे ना, PMLN वाले अभी सबसे आगे थे कि जी हम हुकूमत बना रहे हैं, अब भी उनको कहा गया कि जी हुकूमत बना रहे हैं, संभालोगे कैसे? तो इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया भी तो इसी 1.5 साल की हुकूमत ने किया, शहबाज शरीफ ने किया था ना। वही शहबाज शरीफ दोबारा उसको मुसल्लत किया जा रहा है। अच्छा। और उसको मुसल्लत करने के क्या क्या पापड़ नहीं बेले जा रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जो भी पापड़ बेले जा रहे हो उनकी अपनी पार्टी उनको नहीं लाना चाह रही, वो कह रहे हैं हम हुकूमत ही नहीं बनाना चाहते। तो आप देखें ना, ये सजा कौम को क्यों दी जा रही है?
उनको लाने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल हुए। अब जब नहीं ला सके तो अब वो कहते हैं जी हमें तो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है तो हम नहीं आएंगे। तो ये कौन सा तरीका है? हसन मुर्तजा साहब, इतने खिफत में क्यों डाला गया, क्यों मुश्किल में डाला गया? तहकीकात कौन करेगा, क्यों नहीं हो रही तहकीकात? सबसे पहली बात जो उन्होंने भी कहा, हसन मुर्तजा साहब ने भी कहा, हसन मुर्तजा साहब ने भी कहा कि जी फौरन इंक्वायरी हो। हाँ, वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो, वो तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो। हसन मुर्तजा साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन में कहूंगा, इदारे को कहूंगा, ठीक है, वो क्यों खामोश है, क्यों आरओ पे छोड़ा हुआ है हमें? और आरओ भी कौन है? आरओ जो है ना, वो जो मर्जी के लगाए गए थे, जिस तरीके से हम सारे इस मरहले से गुजर चुके हैं। ठीक है, शौकत यूसुफ सईद साहब, वापस आपकी तरफ आती हूँ। हसन मुर्तजा साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अभी सोमरो साहब ने कहा कि हसन ने कहा है कि मुरीदैन का शो था। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानी हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी हैं, उनके वोट भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ कि एक सियासी इज्तिमा में कितने % सियासी कारकुनान शामिल थे, कितनी सिविल सोसाइटी शामिल थी। यकीनन मौलाना पीर पगाड़ा साहब के ये मुरीदैन आज के नहीं हैं, प्री पार्टीशन भी ये थे और हर इलेक्शन में ये होते हैं। इनकी ये तादाद मुख्तलिफ हलकों से आई हुई होती है। जलसों पे आप फैसले नहीं कर सकते, जुलूसों पे आप फैसले नहीं कर सकते नताइज के, कि एक एहतजाज प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो उसका मतलब ये है कि वो लोग किसी एक हलके से थे, मखसूस हल्के से थे, वो उन्होंने वोट अपने अपने हल्के में कास्ट करना होता है और उनकी तादाद वो इतनी नहीं है कि वो किसी भी हल्के में असरअंदाज हो सके। मैंने साथ ये अर्ज़ की थी कि सिंध के 2008 से 2024 तक के इंतखाबात के नताइज देख लें और उसमें देख लें कि एंटी भुट्टो फोर्सेस जो हैं उनकी कितनी एक प्रेजेंस होती है उधर पॉलिटिक्स में और सियासी हलकों में, और वो कितना एक असरअंदाज हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सारे लोग पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं। चंद एक लोग हैं जो अपने मफादात की खातिर लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं, जलसे जुलूस भी करते हैं, और वो चीज़ें हैं। बाकी मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप जहाँ पे मौलाना साहब ने सीटें लूज़ की हैं, जहाँ पे मौलाना साहब ने कैंडिडेट्स दिए हुए थे और वो समझते हैं कि उनका मैंडेट छीना गया या चोरी हुआ है, वहाँ बेनिफिशरी कौन था? अगर वो पीपल्स पार्टी है तो वो ज़रूर पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगाएं, पीपल्स पार्टी हाजिर है। वो तो अब दूसरी चीज़ ये है जो बिलावल भुट्टो साहब का कह रहे हैं जी कि वो एक सेकंड जी कि वो अमेरिकन एम्बेसडर आता है, उसे मिलते हैं। भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अमेरिकन से भी मिलना है, उसने सबसे मिलना है, लेकिन ये भी देखें कि भारत में खड़े होकर कश्मीर का मौक़िफ़ कौन बयान कर रहा है? वही बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है जिस पे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फ़लस्तीन की जंग की बात होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद उनको मिलता भी है, इज़ारे यकजहती भी करता है, बिल्कुल ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये मौक़िफ़ आ चुका है आपका, मुज़म्मत भी करता है उन अब सर मेरे पास बिल्कुल लास्ट कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटिकली आप चीजों को इस तरह कर रहे हैं मुनव्वर का। ठीक है सोमरो साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब इन अ नटशेल बस ये लास्ट कमेंट मुझे दे दें कि आपको क्या लगता है हुकूमत कौन बनाएगा और कैसे बनेगी? अब मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम? क्या मौलाना साहब की क्या सोच है? पीर साहब पगाड़ा ने तो कल बता दिया है कि ये हुकूमत चलेगी नहीं, चली भी तो 8 महीने से ऊपर नहीं जाएगी। तो हम भी ये समझते हैं कि जिस तरह अब के हालात मुल्क में आ गए हैं, असर नो इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। तो उन असर नो इंतखाबात को कराने के लिए फिर आपको तहरीक इंसाफ के बानी तहरीक इंसाफ से भी बातचीत करनी होगी, मामलात सुलझाने होंगे और सबको एक टेबल पे आना होगा। ये तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है वो बुला के सबके साथ बिठा के एक फार्मूला तय करें और उस फार्मूले की सब पासदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज का वक्त यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।